फैल्सिफिकेशन जिसको हम जानते हैं, ये फैल्सिफिकेशन अगर नहीं है तो आपका दावा गलत है। यानी आप ये दावा कर सकते हैं, जो उसने एग्जाम्पल दी जो बड़े आराम से समझ में आती है, कि सारे हंस सफ़ेद होते हैं। ये दावा साइंस का दावा है। क्यों? इसलिए कि अगर एक भी हंस किसी और रंग का मिल गया, वो कहता है काले रंग का, ब्लैक अगर दिखाई दे गया, तो ये दावा गलत हो जाएगा साबित। जब तक नहीं दिखाई दे रहा तब तक ये सही दावा है। तो इसको अगर दूसरी तरह से देखें तो हम दावा कर सकते हैं कि चांद पे बुढ़िया जो है वो सूत काट रही है। अभी तक दावा जो है ये साइंटिफिक दावा है, क्योंकि आप चांद पे जा सकते हैं, वहाँ उस बुढ़िया को देख सकते हैं, है या नहीं है। नहीं है तो गलत प्रूव हो जाएगा। और अगर आप ये कह दें कि चांद पे एक बुढ़िया है, चरखा काट रही है, और वो जैसे ही कोई जाएगा नजरों से ओझल हो जाएगी, अब गड़बड़ हो गई। ये दावा साइंस का दावा नहीं है, क्योंकि इसे न प्रूव किया जा सकता है न डिस्प्रूव किया जा सकता है। तो भगवान है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है, ये दावे, ये सवाल साइंस के सवाल नहीं है। पॉपर की बात को अगर हम माने तो ये अपने अंदर साइंस के सवाल ही नहीं है, तो आप साइंस पे इन्हें थोपने की ना कोशिश करें कि साइंस किसी रोज बताएगी आपको। नहीं बताएगी साइंस, बिकॉज ये सवाल ही नहीं है साइंस का। साइंस जरूर किसी ढूंढ निकालेगी, नहीं निकालेगी। इसलिए नहीं निकालेगी कि ये उसका सवाल नहीं है, ये दावा भी उसका नहीं है। और जो दावे में यकीन रखता है उससे कोई झगड़ा नहीं है साइंस का, क्योंकि ये तो उसका सवाल है ही नहीं। साइंस के अंदर अगर झगड़ा हो रहा है तो फिर वो साइंटिफिक दावों के ऊपर झगड़ा होगा ना, साइंटिफिक कसौटी पे झगड़ा होगा ना। जो साइंस का सवाल है ही नहीं, उसका साइंस से क्या झगड़ा। तो इसलिए हमारे कम्युनिकेटर्स कभी कभी बहुत एंथुसियास्ट हो जाते हैं और वो झगड़े पे उतर आते हैं। नहीं उतरना चाहिए उस झगड़े में। हम बड़े आराम से पॉपर के हिसाब से कह सकते हैं कि ये साइंस का सवाल नहीं है। आप मान्यता रखते हैं, ज़रूर रखिए, पर साइंस का सवाल नहीं है ये। और जब हम कून की बात करते हैं तो वो एक और तरीके से साइंस को डिफाइन करता है, जो मार्क्सिस्ट तरीका है, जो डायलेक्टिकल तरीका है। यानी न्यूटोनियन फिजिक्स है, और वो हमें एक हद तक इस ब्रह्मांड को समझने की क्षमता देती है इंसानियत को। यहाँ 3 साइंटिस्ट और शायर बैठे हुए हैं। बहुत कम लोगों को पता था, या मुझे कल रात को ही पता लगा है कि प्रोफेसर अरविंद वो दावा है वो दावा उन्होंने किया है, मैंने नहीं किया। तो मैं ये कह रहा था कि जब मैंने पढ़ाई शुरू की और समझना शुरू किया साइंस को, और एक इक्वेशन G = m1 × m2 / r² पढ़ी, और उसके बाद एक इक्वेशन E = mc² पढ़ी, और ये मैं बहुत सारी और इक्वेशंस के बारे में कह सकता हूँ, पर ये आप सब ने पढ़ी हुई हैं। जिसने भी 10वां पास किया है ये इक्वेशंस दोनों पढ़ी हुई है। ये मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायरी है, इससे खूबसूरत नज्म क्या हो सकती है कि 3 अक्षरों में या 4 अक्षरों में आप इस पूरे ब्रह्मांड को समेट लें। इसके अंदर इतनी खूबसूरती है कि छोटे से छोटा कण और बड़े से बड़ी गैलेक्सी
इनसे एक्सप्लेन हो रही है। हमारे चारों तरफ जो घट रहा है, शायर और क्या करता है, कम से कम अल्फाज में बड़ी से बड़ी व्यापक बात कहता है। तो मुझे वही खूबसूरती साइंस में दिखाई दी। अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि आपका क्या लेना देना, आप साइंटिस्ट हैं, आप अपने तक रहिए, ये नज़्में वज़्में क्या लिखते रहते हैं आप। तो मेरा मानना यह है कि वो खूबसूरती मौजूद है। तो साइंस की अपनी डेफिनेशन जो है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ये एहसास हुआ इसके बाद कि बिना हम दूसरा यानी द अदर के बिना साइंस को परिभाषित नहीं कर सकते। साइंस को परिभाषित करने के लिए जो इंसान ने दूसरे तरीके अपनाए, जिनको हम धर्मों का नाम दे सकते हैं, हम उसको एक्स्ट्रा साइंस कह सकते हैं। मैं उसको एक्स्ट्रा साइंस कहता हूँ, साइंस के बाहर, यानी जहाँ साइंस के सवाल नहीं पूछे गए, उसके बिना हम साइंस को परिभाषित नहीं कर सकते। और इसलिए इस किताब में ये कोशिश की मैंने कि उन एलिमेंट्स को देखूं जहाँ धर्म और साइंस एक दूसरे से अलग अलग है। उनमें से दो तीन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक रख चुका हूँ कि क्यों और कैसे का सवाल अलग अलग सवाल है, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो साइंस बदलाव का नाम है। साइंस में कोई हमेशा का सच नहीं, साइंस का सच बदलता है। वक्त के हिसाब से पुरानी चीज़ें छूटती जाती हैं। साइंस में कोई एक किताब नहीं है जिसको हम सर पे उठा करके कहें, और वो भी किताबें मैं दावा कर सकता हूँ, यहाँ आप साइंटिस्ट होंगे, सब ने पढ़ी होगी साइंस किसी न किसी हद तक ज़रूर, पर मैं ये दावा करने को तैयार हूँ इस वक्त कि आप में से किसी ने प्रिंकिपिया मैथमेटिका का टाइटल भी नहीं देखा होगा। ये वो किताब है जो न्यूटन ने लिखी और दुनिया की सोच को बदल दिया, साइंस को बदल दिया पूरी तरह। पर किसी साइंटिस्ट को ये नहीं देखा होगा कि वो प्रिंकिपिया मैथमेटिका सर पे उठाए। तो जो पुराना हो गया वो ट्रिवियल हो गया, छोड़ो आगे पर धर्म के अंदर जितना ज्यादा पुराना है उतना ज्यादा ऑथेंटिक है। अगर आज मैं कहूँ कि मुझे कैंसर हो गया तो आप में से हर एक मुझे एडवाइस करेगा कि इस बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ या उस बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ। क्यों? इसलिए कि वहाँ लेटेस्ट नॉलेज और लेटेस्ट इक्विपमेंट मौजूद है। पर अगर कोई क्राइसिस आ जाए कि 3 तलाक सही है या नहीं है, तो फिर पुराने से पुराने स्क्रिप्चर को ढूंढने की हम कोशिश करेंगे, पुरानी से पुरानी किताब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जिसको पुरानी किताबों का ज्ञान होगा उसको कंसल्ट करने की कोशिश करेंगे, भाई 3 तलाक सही बात है या नहीं है। ये मोदी जी लगे हुए हैं 3 तलाक को ख़त्म करने में, तो ये सही है या नहीं। साइंस के अंदर एक और बड़ी सी अजीब सी बात है कि आपस के डिफरेंसेस ये बेवकूफ़ लोग कॉन्फ्रेंसेस में और बंद कमरों में और पेपर वेपर लिख लिख के करते हैं तय। मतलब आइंस्टाइन ने सब कुछ बदल के रख दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जो लोग बहुत न्यूटन के कमिटेड थे वो आइंस्टाइन के मानने वालों को मारने पीटने पहुंच जाते कि भाई आइंस्टाइन के घर के ऊपर पथराव हो गया। ये बड़े अजीब लोग हैं साइंटिस्ट जो लिख करके और बोल करके बातों को हल करने की कोशिश करते हैं। वो पूरी कहानी लिखी है मैंने कि आइंस्टाइन की थ्योरी को किस तरह से एक्सेप्ट किया गया और कितनी मेहनत लगी उसके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि एडिंगटन जो है बजाय अफ्रीका जा कर के इतना लंबा सफ़र करके अपने इंस्ट्रूमेंट ले जाते और तस्वीरें खींचते और वापस लेके आते और फिर कहते कि भाई ये ठीक है,
इसके अलावा एक तरीका और भी था कि वो कहते कि भाई तुम गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, हमारा साइंटिस्ट था, हमारे देश का महान साइंटिस्ट न्यूटन, तुम उसे गलत प्रूव कर रहे हो, हम तुम्हारे घर जलाने आ रहे हैं। नहीं करते ये लोग, अजीब लोग हैं। जब धर्म के अंदर कभी बदलाव लाने की कोशिश की जाती है तो क्राइसिस पैदा हो जाती है, और अक्सर ये क्राइसिस हिंसा तक पहुंच जाती है, भावनाएं भड़क जाती हैं लोगों की। ये धर्म का नेचर है। अच्छा है या बुरा है ये वैल्यू जजमेंट में नहीं कर रहा, लेकिन धर्म का ये नेचर है कि उसके अंदर बदलाव पॉसिबल नहीं है, और अगर बदलाव लाने की कोई कोशिश करेगा तो भावनाएं जरूर भड़केंगी। साइंस बिना अपने पूर्वजों को गलत साबित किए आगे बढ़ नहीं सकती। अभी अरविंद जी बता रहे थे कि उन्होंने अपने रिसर्च स्कॉलर्स को वापस उनसे रिसर्च करवानी शुरू कर दिया है, थोड़ा बोझ एडमिनिस्ट्रेशन का कम हुआ है। पर मुझे यकीन है कि अरविंद जी की पूरी कोशिश ये होगी कि उनके रिसर्च करने वाले उनसे कुछ बेहतर चीज़ निकालें, उसमें कुछ बदलाव लाएं जो अब तक अरविंद जी ने पढ़ाया है। जहां तक अरविंद जी ने रिसर्च की है उससे एक और कदम आगे बढ़ जाएं, और गलत साबित कर दें तो क्या बात है। यानी साइंटिस्ट का ये दायित्व है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी नई जनरेशन को इसके लिए तैयार करे कि वो पुरानी जनरेशन को गलत साबित करे। और जब किसी बड़े साइंटिस्ट को गलत साबित कर किया जाता है तो साइंस में जश्न मनाते हैं। अगर आज ये मैं साबित कर दूं कि E=mc² में आइंस्टाइन ने गलती कर दी थी, उसमें एक फैक्टर और भी होना चाहिए x जुड़ा हुआ, तो कल मुझे नोबेल प्राइज मिल जाएगा, जश्न मनाया जाएगा अगर मैंने ये साबित कर दिया। लेकिन अगर मैंने ये साबित कर दिया कि रामचंद्र जी अयोध्या में नहीं पैदा हुए थे, मोहम्मद साहब घोड़े पर अल्लाह मियाँ से नहीं मिलने गए थे, जीसस क्राइस्ट जो हैं वो किसी बहुत अच्छे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़े थे और वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, वो मुर्दों को जिंदा नहीं करते थे, तो फिर मेरा क्या हाल है। ये आप भी महसूस कर सकते हैं और मुझे भी पता है कि इन बातों के कहने पे या साबित करने पे क्या होगा। साइंस में हम जब पूर्वजों को गलत साबित करते हैं तो जश्न मनाते हैं, और साइंस का नेचर ही यही है कि जब तक रिसर्च स्कॉलर कुछ नई बात नहीं कहता जो पूर्वजों से मिस हो गई या वो नहीं कह पाए, तब तक उसको पीएचडी भी नहीं मिले। मेरे ख्याल में मैंने फिर से बहुत लंबी बात कह दी। एक जो सवाल यहाँ पैदा होता है कि जो विज्ञानी है वो तो विज्ञानी को गलत साबित करता है और